नमस्कार, मैं मनु पवार। क्या आपने एक बात नोटिस की कि उत्तराखंड में अब तक की सरकारें या नेताओं की जमात अक्सर किसी नगर पालिका परिषद को नगर निगम बनाने का शिगूफा क्यों छेड़ती रही हैं? ऐसी मांग उठाने के पीछे की वजह क्या है? क्या आपने कभी गौर फरमाया कि हमारी सरकारें और नेता हमारे राज्य की ग्रामीण इलाकों को शहरी इलाकों में शामिल करने में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखाते रहे हैं? वो गांवों को शहर बनाने के लिए इतने बेसब्र क्यों रहते हैं? इसके पीछे का पूरा सच आंखें खोल देने वाला है, जिसे मैं इस वीडियो में एक्सपोज करने जा रहा हूं। आपको बताऊंगा कि उत्तराखंड में जमीनों की लूट के चोर दरवाजे कैसे निकाले गए, भूमि की इस लूट को संस्थागत स्वरूप कैसे दिया गया, कैसे गांवों को नगर निकायों में शामिल करके वहां की कृषि भूमि को हड़पने का खेल रचा गया। ये बहुत ही जरूरी वीडियो है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि कृपया ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि नगर निगम देहरादून, नगर निगम कोटद्वार, नगर निगम श्रीनगर, नगर निगम ऋषिकेश, नगर निगम अल्मोड़ा या नगर निगम पिथौरागढ़, इनमें कोई एक समानता बताइए, तो स्वाभाविक रूप से आपका पहला जवाब होगा कि ये सभी जो है नगर पालिका से अपग्रेड होकर नगर निगम बने हैं या बनाए गए हैं। बिल्कुल सही बात है। और एक फैक्ट ये भी है कि उत्तराखंड सरकार ने 2003 से लेकर 2024 तक 21 साल में 11 नगर पालिका परिषदों को नगर निगम में बदल डाला है। यानी औसतन हर 2 साल में एक नया नगर निगम अस्तित्व में आ गया। इनमें 8 नगर पालिकाओं को नगर निगम में बदलने का फैसला बीजेपी सरकार ने लिया, जबकि 3 नगर पालिकाओं को नगर निगम कांग्रेस की सरकार ने बनाया। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि हमारे पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश को, जिसे कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिले हुए 53 साल हो चुके हैं, वहां अब जाकर 5 म्युनिसिपैलिटीज को नगर निगम का दर्जा हासिल हो पाया है, यानी 5 दशक के बाद। लेकिन हमने अपने राज्य में 2 दशक में ही 11 नगर निगम बना डाले हैं। क्या आपने कभी इस पर गौर किया कि नगर निगमों को लेकर हमारे नेताओं में इस कदर आकर्षण की वजह क्या हो सकती है? आखिर नगर पालिका परिषदों को नगर निगम में बदलने की रफ्तार हमारे यहां इतनी तेज क्यों है? सरकार इतने नगर निगम बनाने पर क्यों तुली हुई है? क्या कभी आपने सोचा कि आखिर इतने नगर निगम बनाने की इतनी क्या जरूरत रही होगी? क्या वाकई पहाड़ों में नगर पालिका क्षेत्रों में आबादी इतनी ज्यादा गति से बढ़ रही है कि एक के बाद एक 11 नगर पालिका परिषदों को सीधे नगर निगम में बदलने की नौबत आ गई? क्या यह सिर्फ संयोग है या कोई राजनीतिक प्रयोग है? मैं इस पूरे खेल की परत दर परत खोलने वाला हूं, ऐसा खुलासा कि आप भी चौंक जाएंगे ये देखकर। उत्तराखंड में सबसे पहला नगर निगम 2003 में देहरादून को बनाया गया, जो कि पहले नगर पालिका क्षेत्र था। 2011 की जनगणना के हिसाब से देखें तो इसका लॉजिक भी समझ में आता है, क्योंकि 2011 की जनगणना में देहरादून की आबादी करीब 5,75,000 थी। हरिद्वार नगर पालिका को नगर निगम बनाने के पीछे भी आबादी के लॉजिक को समझा जा सकता है, क्योंकि 2011 की जनगणना के हिसाब से यहां आबादी 2,30,000 के आसपास थी। लेकिन कोटद्वार, श्रीनगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ जैसे पहाड़ी नगरों को भी नगर निगम का जामा पहना दिया गया है। आखिर उत्तराखंड की सरकारों पर गांवों को शहर बनाने की सनक क्यों चढ़ रही है? जब मैंने इसके पीछे की वजहें समझने की कोशिश की तो इसका एक सुराग जुड़ता है उत्तराखंड में जमीनों की खरीद फरोख्त से। आपको मालूम ही होगा कि उत्तराखंड में एनडी तिवारी की सरकार के समय जो भूमि कानून बनाया गया था, वो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 में बदलाव करके बनाया गया था, जिसमें उत्तराखंड से बाहर के लोगों के लिए जमीन की खरीद की सीमा पर बंदिश लगा दी गई थी। इसके तहत बाहरी राज्यों के लोग सिर्फ नगरीय इलाकों में ही 500 वर्ग मीटर जमीन खरीद सकते थे। गांवों की कृषि भूमि की खरीद फरोख्त पर रोक लगी हुई थी।
2007 में आई बीजेपी की बीसी खंडूड़ी सरकार 2 कदम आगे बढ़ी और बाहरी लोगों के लिए नगरीय इलाकों में जमीन खरीद की 500 वर्ग मीटर से की जो सीमा थी उसको घटाकर 250 वर्ग मीटर कर दी गई। 15 जनवरी 2004 में इस भूमि कानून को लेकर जो गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें साफ साफ लिखा है कि यह कानून नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद, छावनी परिषद क्षेत्रों की सीमा के अंतर्गत आने वाले और समय समय पर सम्मिलित किए जा सकने वाले क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण उत्तरांचल राज्य, जो कि बाद में उत्तराखंड हो गया, उसमें लागू होगा। यानी इस कानून में जो पाबंदियां हैं वो ग्रामीण इलाकों में ही लागू होंगी। यानी जो बाहर के लोग हैं वो शहरी इलाकों में तो कुछ निश्चित जमीन खरीद सकते हैं, लेकिन उत्तराखंड में खेती की जमीन नहीं खरीद सकते। खेती की जमीन ज्यादातर कहां है? उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों में। वो ग्रामीण इलाके सिर्फ पहाड़ में ही नहीं हैं, वो देहरादून के ग्रामीण इलाके भी हैं, वो हल्द्वानी काठ गोदाम के ग्रामीण इलाके भी हैं, कोटद्वार भाबर के ग्रामीण इलाके भी हैं, तराई के ग्रामीण इलाके भी हैं, जहां कृषि भूमि है। लेकिन नेताओं की, ब्यूरोक्रेट्स की, बिल्डरों की, लैंड माफिया की, बाहर के धन्ना सेठों की उसी कृषि भूमि पर गिद्ध दृष्टि थी। तो उस कृषि भूमि को कब्जाने के लिए एक जुगत यह निकाली गई कि जो छोटे शहरी निकाय थे, नगर निकाय थे, उनका दायरा बढ़ा दिया गया। यानी जमीन के लुटेरों का गठजोड़ चालाकी से नगरीय क्षेत्रों का विस्तार करता चला गया, उन्हें गांवों की तरफ फैलाता चला गया और शहरों के नजदीक के हमारे गांवों को और उनकी जमीनों को निगलता चला गया। पिछले दिनों खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जमीनों की लूट की बात सार्वजनिक तौर पर स्वीकार की थी। इसमें संज्ञान में आया है कि ये कानून बनने के बाद बहुत सारे लोगों ने अपने ही परिवार के अलग अलग नामों से कई सारे भूखंड खरीद लिए हैं, जो कि इन प्रावधानों को, जिन उद्देश्यों के साथ इसका प्रावधान किया गया था, उसके अंतर्गत नहीं आता है। तो उत्तराखंड में भूमि की अंधाधुंध लूट पर ये बहुत बड़ी स्वीकारोक्ति है और ये सब सरकारी कारस्तानी की वजह से हुआ। जैसे कोटद्वार, श्रीनगर, अल्मोड़ा या पिथौरागढ़ की नगर पालिका परिषद को नगर निगम बना दिया गया। अब नगर निगम के लिए तो आबादी के कुछ मानक होते हैं, नगर पालिका वाले क्षेत्रों में तो वो मानक पूरे ही नहीं हो रहे थे, क्योंकि 1 लाख तक की आबादी चाहिए होती है। पालिका परिषद के निगमीकरण की प्रक्रिया यह है कि अगर किसी शहर में 1 लाख के पार आबादी है तो उसे नगर निगम बनाया जा सकता है। लेकिन यहां तो पहले नगर निगम बनाने का फैसला हो जाता है और फिर आबादी के पैमाने को सेट करने के लिए जंग जोड़ किया जाता है। उत्तराखंड में क्या चालाकी की गई पता है आपको? उस आबादी के मानकों को पूरा करने के लिए ऋषिकेश, कोटद्वार, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ या श्रीनगर के आसपास के ग्रामीण इलाकों को नगर निगम क्षेत्र में शामिल कर लिया गया। सरकार ने नगर निगम का बाजा बहुत जोर से बजाया और फिर हुआ क्या कि जैसे कोटद्वार जब नगर पालिका था तो 2011 की जनगणना के हिसाब से कोटद्वार नगर पालिका क्षेत्र की आबादी थी करीब 33,000। ये नगर निगम के मानकों को पूरा नहीं कर रहा था, लेकिन सरकार या पॉलिटिकल लोग इसे नगर निगम बनाने पर आमादा थे। तो आबादी के मानक को पूरा करने के लिए इसमें 10-20 नहीं बल्कि 73 राजस्व गांवों को शामिल कर लिया गया। ये वो गांव थे जहां उस वक्त उत्तराखंड में लागू भूमि कानून की वजह से बाहर के लोग कृषि भूमि नहीं खरीद सकते थे। गांवों को नगर निगम में मिलाने के बाद वो पाबंदी अपने आप ही खत्म हो गई। गांवों के शहर में शामिल हो जाने के बाद कोटद्वार नगर निगम एरिया की आबादी भी 1 लाख के पार हो गई। इसी तरह साल 2017 में ऋषिकेश नगर पालिका का विस्तार किया गया और इसे भी नगर निगम बना दिया गया। यहां भी सेम फॉर्मूला लागू किया गया। 2011 की जनगणना के हिसाब से ऋषिकेश नगर पालिका क्षेत्र में 70,000 की आबादी थी। फिर किया यह गया कि आसपास के गांवों को नगर निगम में शामिल कर लिया गया। नगर निगम की वेबसाइट के मुताबिक ग्राम सभा ऋषिकेश और वीरपुर खुर्द को नगर निगम में शामिल कर लिया गया।
पहले ये ग्रामीण इलाके थे जहां भूमि कानून के तहत बाहरी लोगों के लिए कृषि भूमि की खरीद पर पाबंदी थी। 2017 में हल्द्वानी नगर निगम में काठ गोदाम इलाके के 36 गांवों को शामिल कर लिया गया। अल्मोड़ा नगर पालिका परिषद की आबादी 2011 की जनगणना के हिसाब से 34,000 थी। इसे भी धामी सरकार ने नगर निगम बनाने की घोषणा कर दी है। अब इसकी वजह से अल्मोड़ा के आसपास के 13 गांवों को नगर निगम में शामिल करने की तैयारी बड़ी जोर शोर से चल रही है। हालांकि इसका विरोध भी बहुत हो रहा है। विरोध तो पिथौरागढ़ के आसपास के गांवों को नगर निगम में शामिल करने को लेकर भी हो रहा है। पिथौरागढ़ को भी नगर निगम बनाया जा रहा है। इसी तरह पौड़ी गढ़वाल जिले में श्रीनगर को पालिका परिषद से नगर निगम में अपग्रेड करने की घोषणा की गई। तो आसपास के जो 21 गांव थे, जिनमें श्रीकोटा, सीत, रतोड़ा जैसे तमाम गांव हैं, उन सबको नगर निगम में शामिल कर लिया गया। इस तरह ग्रामीण इलाके शहर में आ गए। इसके पीछे बहुत शातिराना खेल है। मिसाल के तौर पर श्रीनगर के आसपास श्रीकोट गांव हुआ, डुंगरी पंत गांव हुआ, फरासू गांव हुआ, कलियासौड़ गांव हुआ, जिन्हें नगर निगम का हिस्सा बना दिया गया है। तो वहां पंचायती राज खत्म हो गया, प्रधानी के दिन जाते रहे। अब इन गांवों के बाशिंदे भी शहरी कहलाने लगे हैं। लेकिन सरकारों ने, नेताओं ने, ब्यूरोक्रेट्स ने क्या बदमाशी की पता है आपको? जैसा आप जानते ही होंगे कि उत्तराखंड का जो भूमि कानून था, उसमें गैर कृषकों यानी बाहरी लोगों के लिए ग्रामीण इलाकों में कृषि भूमि खरीदने पर पाबंदी थी। लेकिन शहरी इलाकों में वो कुछ जमीन खरीद सकते थे। तो गांवों को जब नगर निगम के अधीन ला दिया गया तो वहां गांव नहीं रहे, वो शहर बना दिए गए। वहां भी शहरी कानून ही लागू हुआ, जहां बाहरी लोगों के लिए जमीन खरीद पर पाबंदी नहीं है। फिर हुआ ये कि जो नेता थे, ब्यूरोक्रेट्स, बिल्डर या बाहर के कारोबारी हैं या दूसरे धन्ना सेठ हैं, भूमि कानून की वजह से हमारे ग्रामीण इलाकों में कृषि भूमि जो नहीं खरीद पा रहे थे, नगर निगम की आड़ में उन्हीं गांवों को शहर बना देने के खेल के बाद गांव का दर्जा खत्म हो गया और वहां जमीन की लूट की छूट मिल गई। यानी नगर पालिका परिषदों को नगर निगम में बदलने का ये जो खेल है, उसे ऐसे भी कह सकते हैं कि उत्तराखंड में जमीनों की लूट का एक चोर दरवाजा खोला गया, जिसमें सरकार की तरफ से वैधता की मुहर लगा दी गई। इसे मैं आपको एक व्हाइट बोर्ड पर कुछ सरल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। तो इस व्हाइट बोर्ड पर मैं आपको मिसाल के तौर पर श्रीनगर का उदाहरण समझाता हूं। श्रीनगर, ये माना श्रीनगर है, श्रीनगर। श्रीनगर जो है नगर पालिका क्षेत्र था कुछ समय पहले तक। 2011 के जो जनगणना थी 2011 की, उसके हिसाब से यहाँ की आबादी 20,000 से थोड़ा ज़्यादा थी। तो ये श्रीनगर है, इसके आसपास गांव हैं, जैसे है श्रीकोट है, स्वीत है, ये गांव हैं। श्रीकोट है, स्वीत है, रतोड़ा है या डुंगरी पंत है या कलियासौड़ है। ये श्रीनगर के आसपास गांव हैं। ये श्रीनगर शहर है, यहाँ पे भूमि कानून में छूट है, मतलब कि बाहर के लोग ज़मीन खरीद सकते हैं नगरीय इलाके में। लेकिन ये जो ग्रामीण इलाका है, ये ग्रामीण इलाका है, यहाँ भूमि कानून लागू है। यहाँ बाहर के लोग ज़मीन नहीं खरीद सकते, जो भूमि कानून उत्तराखंड का मूल भूमि कानून था वो जो कहता है। ठीक है, अब सरकार ने क्या किया या नेताओं ने क्या किया, जो जिनके पास पावर थी, उन्होंने नगर निगम, नगर पालिका क्षेत्र श्रीनगर, नगर पालिका परिषद श्रीनगर को नगर निगम बनाने का ऐलान कर दिया। ठीक है, लेकिन नगर निगम तो तब बनेगा जब उसकी आबादी जो है 1 लाख से ज़्यादा होगी या 90,000 से ज़्यादा होगी। श्रीनगर की आबादी 2011 के हिसाब से, जैसे मैंने आपको बताया, 20,000 से कुछ ज़्यादा थी। ठीक है, अब हुआ ये कि नगर निगम बनाने का फैसला ले लिया गया। मतलब मंडप सज गया, बेदी सज गई और ब्योला ब्योली का पता नहीं, मतलब दूल्हा दुल्हन का पता नहीं। तो दूल्हा दुल्हन जुटाने के लिए क्या किया गया, ये जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जैसे मैंने बताया श्रीकोट हुआ, स्वीत हुआ, डुंगरी पंत हुआ, रतोड़ा हुआ या कलियासौड़ हुआ, इन गांवों को, और ऐसे तमाम अन्य गांव हैं, 21 गांव हैं शायद,
इनको श्रीनगर में मिला दिया गया। ऐसे इन गांवों को, जिन गांवों में भूमि कानून लागू था, जहां पे बाहर के लोग जमीन नहीं खरीद सकते थे, और इस श्रीनगर में मिला दिया गया जहां की नगरीय इलाका है, तो जमीन खरीदने की कुछ छूट है वहां पे। तो इस तरह श्रीनगर नगर पालिका परिषद को नगर निगम बनाने के लिए इस तरह गांवों को इसमें मिला दिया गया, 21 गांवों को। ऐसे ही फॉर्मूला जो है अल्मोड़ा के लिए अपनाया गया, ऐसे ही फॉर्मूला जो है पिथौरागढ़ के लिए अपनाया गया, और ऐसे ही फॉर्मूला दूसरी नगर पालिका परिषदों के लिए अपनाया गया, जिनको नगर निगम बनाया गया। तो ये गांव शहर हो गए हैं। तो शहर में वो भूमि कानून इतना प्रभावी था नहीं, तो गांव की जमीन में शहर का नियम लागू हो गया, मतलब यहां भी जमीन खरीद सकते हैं बाहर के लोग। तो इस तरह का नगर पालिका परिषद को नगर निगम बनाने में इस तरह का खेल किया गया। तो सरकार का नगर पालिका परिषदों को नगर निगम में बदलने का ये ऑपरेशन ऐसा लग रहा है कि जमीनों की लूट की राह को आसान बना रहा है, उसे सरलीकृत कर रहा है। हालांकि सरकार इसके पीछे कई दलीलें दे रही है और लगातार दे रही है। उनमें एक रटा रटाया तर्क यह है कि इससे हमारे नगरों और उनके आसपास के गांवों का भरपूर विकास होगा और लोगों को बेहतर नगरीय सुविधाएं मिलेंगी। देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार जैसे नगर निगमों के अधीन आने के बाद वहां के पूर्व ग्रामीण इलाकों को क्या सुविधाएं मिल रही हैं या उनके सामने क्या नई दिक्कतें आने लगी हैं, ये तो वही जाने। लेकिन शक इसलिए गहरा रहा है क्योंकि पहाड़ के नगर पालिका क्षेत्रों में तो इतनी आबादी ही नहीं है कि वहां नगर निगम बनाने की जरूरत पड़े, लेकिन फिर भी सरकार गांवों को जबरन नगर निगम में शामिल करने पर आमादा है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि यह बेहद शातिराना चाल हो सकती है। हमारी सरकारें उस शुतुरमुर्ग की तरह बर्ताव करती रही हैं, जो कि रेत में सिर घुसेड़कर आश्वस्त हो जाता है कि अब कोई उसे नहीं देख रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि क्या छोटी नगर पालिकाओं को सीधे नगर निगम में तब्दील किया जा सकता है? जब मैंने इस बिंदु पर पड़ताल की तो मुझे 8 अक्टूबर 2010 को उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी एक शासनादेश मिला, जिसमें राज्य के नगर निकायों के लिए जनसंख्या के मानक तय किए गए थे। उसी जनसंख्या के हिसाब से नगर पालिकाओं की कैटेगरी तय की गई। जैसे कैटेगरी 4 यानी वो नगर पालिका परिषद जिसकी आबादी 25,000 है, कैटेगरी 3 यानी वो नगर पालिका परिषद जिसकी आबादी 35,000 तक है, कैटेगरी 2 यानी वो नगर पालिका परिषद जिसकी आबादी 50,000 तक है, कैटेगरी 1 यानी वो नगर पालिका परिषद जिसकी आबादी 50,000 से 1 लाख तक है। तो कायदे से जब किसी नगर पालिका की शहरी आबादी 1 लाख की सीमा को पार कर जाएगी, तभी किसी नगर पालिका परिषद को नगर निगम का दर्जा दिया जाना चाहिए था। हालांकि 2010 के उस शासनादेश के 3 साल बाद यानी 2013 में इसमें एक संशोधन किया गया, और वो ये कि पर्वतीय क्षेत्र के लिए नगर निगम में 90,000 की आबादी का मानक बनाया गया। यानी जिस नगर पालिका परिषद क्षेत्र में 90,000 की आबादी हो उसे नगर निगम बनाया जाएगा, वरना इससे नीचे की आबादी वाली नगर पालिकाओं की सिर्फ कैटेगरी बदलती रहनी चाहिए थी। मतलब अगर 25,000 आबादी है तो कैटेगरी 4, 35,000 की आबादी है तो कैटेगरी 3, 50,000 की आबादी हो गई तो कैटेगरी 2, और 50,000 से ज्यादा हो गई तो आबादी तो कैटेगरी 1, लेकिन रहेगी नगर पालिका परिषद ही। लेकिन यहां पूरा खेल ही उल्टा हुआ। सरकार ने पहले तय कर लिया कि फलां शहर को नगर निगम बनाना है, अब आबादी का इंतजाम करो। मतलब मंडप सजा दिया गया, बेदी सजा दी गई, लेकिन ब्योला ब्योली यानी दूल्हा दुल्हन को उसके बाद ढूंढा जा रहा है। इसके लिए क्या किया गया? आसपास के गांवों को जबरन शहर बना दिया गया। इसके पीछे सरकार की या नेताओं की जो भी मंशा रही हो, लेकिन एक बात जरूर हुई है, उन गांवों के शहर बन जाने के बाद वो ग्रामीण इलाके भूमि कानून की बंदिशों से मुक्त हो गए और वहां की जमीनों पर नजरें गड़ाए बैठे धन्ना सेठों के लिए जमीन की लूट का रास्ता खुल गया। हालांकि साल 2018 में बीजेपी की त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने
उत्तराखंड के भूमि कानून की जैसी दुर्दशा की है, उसका जैसा बुरा हाल किया, उससे पूरा उत्तराखंड अब तक आंदोलित है। वो त्रिवेंद्र सिंह रावत ही हैं जिन्होंने 2017 में सरकार में आते ही उत्तराखंड की 2 नगर पालिका परिषदों को नगर निगम बनाने का फैसला किया। इनमें एक है ऋषिकेश और दूसरा है कोटद्वार। यानी हमारी हर सरकार ने बाहर के लोगों को जमीनों की अंधाधुंध लूट का वैध रास्ता दे दिया। दिलचस्प बात यह है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के भूमि कानून पर किए गए फैसले को उनके बाद आए तीरथ सिंह रावत ने न बदला, ना उनके बाद आए पुष्कर सिंह धामी ने बदला, और न ही 2022 में सत्ता में वापसी करने के बावजूद धामी आज तक बदल पाए। तो क्या यह माना जाए कि हमारे राजनीतिक नेतृत्व में उत्तराखंड में जमीनों की लूट को लेकर मौन सहमति है? अगर ऐसा है तो उत्तराखंड के लोगों को एक बार जरूर सोचना चाहिए कि ये पूरा खेल क्या चल रहा है। नगर पालिकाओं को नगर निगम में बदलने से कई लोगों को ये लग सकता है कि नए पार्षद चुने जाएंगे तो उनको भी नेतागिरी का मौका मिल सकता है, लेकिन इससे सिर्फ इतना होगा दोस्तों कि ये नगर निगम उत्तराखंड में नेताओं की नई पौध के उत्पादन का कारखाना ही साबित होंगे। हमारे गांव को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। गांव गांव नहीं रहेंगे और आपके और हमारे पैरों के नीचे से हमारी जमीन चली जाएगी। मेरी बात को ध्यान रखिएगा, और अगर आपको ये बात समझ में आ गई है दोस्तों, तो इस वीडियो को अपने परिचितों, अपने मित्रों, अपने दोस्तों तक भी जरूर पहुंचाएं। इस वीडियो के लिंक को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, व्हाट्सएप ग्रुपों में भी जरूर शेयर कीजिएगा। ये बात बहुत दूर तक जानी चाहिए दोस्तों। और मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।